क्या दुनिया एक और घातक वायरस के खतरे का सामना कर रही है? क्या इबोला परिवार के इस वायरस की मृत्यु दर 50% तक हो सकती है? और आखिर डब्ल्यूएचओ ने इसके पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल क्यों किया? क्या यह केवल एक मेडिकल अपडेट है या वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम? आज हम समझेंगे बुंडीबुग्यो वायरस रोग यानी बीवीडी का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण, बिल्कुल यूपीएससी जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से, जिसमें हम विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, स्वास्थ्य, संक्रमण, बीमारी। सोर्स हमारा है डब्ल्यूएचओ एंड प्रसंग है कि पहले आणविक नैदानिक यानी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपनी आपातकालीन उपयोग सूची इमरजेंसी यूज ऑफ लिस्टिंग शामिल किया है और डिजिटल आधुनिक चिकित्सा युग को इबोला वायरस समूह में। तो देखिए, आज का विषय है स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा से जुड़ा हुआ। इस वीडियो में हम बीडीवी क्या है, बीवीडी क्या है और यह कैसे फैलता है, डब्ल्यूएचओ का नया निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है और भारत सहित दुनिया के लिए सब इससे क्या सीख मिलती है। तो देखिए, महामारियां सीमाएं नहीं देखती, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी वैश्विक होनी चाहिए। यानी कोविड-19 के बाद दुनिया ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, किसी भी नए वायरस की समय पर पहचान ही सबसे प्रभावी रक्षा है। इसी दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुंडीबुगियो वायरस डिजीज के लिए पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल किया और यह केवल परीक्षण की मंजूरी नहीं है, बल्कि भविष्य की महामारी रोकने में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। ठीक है, अब ज्ञान ही संक्रमण के विरुद्ध पहली वैक्सीन है, आप यहाँ बोल सकते हैं इस बात को। तो बुंडीबुगियो वायरस डिजीज एक गंभीर जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, पशुजन्य बीमारी है और अर्थात ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे जानवर हैं और मनुष्य, तो जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। यानी ऑर्थो इबोला वायरस जीनस का एक घातक स्ट्रेन है, एक हिस्सा है, जो सामान्यतः इबोला वायरस फैमिली कहा जा सकता है इसको। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 21 दिन तक हो सकती है। यानी 2 से 21 दिन का समय लगता है और लक्षण दिखने से पहले मरीज संक्रमण नहीं होता, तो संक्रमण के बाद दिखने में 2 से 21 दिन का। उच्च मृत्यु दर है, यानी प्रकोपों में इसकी मृत्यु दर 30 से 50% दर्ज की गई है, जो बेहद खतरनाक बनाती है। ठीक है, और ये इसे यही इसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर भी बनाती है। प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ नए संक्रमणों को जन्म देती है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार फ्रूट बैट्स यह वायरस के संभावित प्राकृतिक रिजर्वायर माने जाते हैं। यानी पहला संक्रमण तब होता है जब मनुष्य संक्रमित वन्य जीवों के रक्त, मांस या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है। ठीक है, और इसके बाद रोगी के ब्लड, सलाइवा, वोमिट या बॉडी फ्लूइड्स है, इनके माध्यम से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगता है। यही कारण है अब इसमें कटी हुई त्वचा या श्लेष्म झिल्ली है, इनके माध्यम से। यही कारण है कि शुरुआती जो पहचान है और आइसोलेशन अत्यंत आवश्यक है। और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो दूषित सतह है, गैर स्टेलाइज चिकित्सा उपकरण है और सुरक्षित पारंपरिक अंतिम संस्कार प्रथा, इन सब के माध्यम से हो सकता है। तो हर बुखार सामान्य नहीं होता, कुछ वैश्विक चेतावनी भी हो सकते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण 3 चरणों में विकसित होते हैं। पहले चरण में देखिए, प्रारंभिक बुखार से लेकर बहुअंग विफलता तक की बात हम करते हैं। तो उच्च बुखार, अत्यधिक थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, गले में खराश और सामान्य वायरल बुखार
जैसे दिखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टेज यानी उल्टी, गंभीर दस्त हो गया, पेट दर्द, जैसे शरीर में पानी भारी कमी और कमजोरी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो पहले चरण में वही है कि तेज बुखार है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, अत्यधिक थकान होगा। दूसरे चरण में आपको उल्टी, दस्त और ये सब ठीक है। तीसरे चरण में जो उन्नत चरण है, एडवांस स्टेज है, और इसमें जो है लीवर फेलियर होगा, किडनी फेलियर होगा, ठीक है, और जो है व्यापक आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होगा। तो ऐसी जो है गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि इसे अत्यधिक घातक माना जाता है, ठीक है। की डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, सटीक उपचार और टीके का अभाव। देखिए, सही उपचार की शुरुआत सही पहचान से होती है, ठीक है। तो नैदानिक भ्रम और लैब पुष्टि, विशिष्ट चिकित्सा का अभाव। तो देखिए, इसकी पहचान शुरुआती लक्ष्य में मलेरिया, टाइफाइड और अन्य उष्णकटिबंधीय बुखार से मिलते जुलते हैं। केवल लक्षणों के आधार पर पहचान करना असंभव है। लैब पुष्टि की आवश्यकता अगर देखा जाए तो क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर निदान संभव नहीं है। तो पीसीआर, एंटीजन, एंटीबॉडी प्रयोगशाला परीक्षणों की आवश्यकता होती है। और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, इसकी पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कोई स्वीकृत टीका या विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। नियंत्रण पूरी तरह से शुरुआती अलगाव या सहायक जो है चिकित्सा पर निर्भर है। तो अब इस वायरस के लिए अप्रूव्ड जो है वैक्सीन, स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है अर्ली डायग्नोसिस ही सबसे प्रभावी हथियार है। तो सिस्टमैटिक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की अगर बात कर रहे हैं, प्रणालीगत और भू राजनीतिक निहितार्थ की, तो अस्पताल जनित संक्रमण और सीमा पार जोखिम। तो देखिए, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी वायरस की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। यानी कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, रिफ्यूजी कैंप्स हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों की आवाजाही है, तो इस बीमारी के नियंत्रण को और कठिन बना देती है। यदि इन्फेक्शन अगर कंट्रोल मेजर मजबूत नहीं होता है तो हॉस्पिटल स्वयं संक्रमण का केंद्र बन सकते हैं। इसलिए कंट्रोल इसलिए अगर ये बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग है, आइसोलेशन है, पीपीई किट जो है, इन सब का हम सही उपयोग करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार ये सबसे बन जाता है। तो आप यही देख सकते हैं अस्पतालों में जो है प्रसार। तो शुरुआती लक्षण समान बुखार जैसे मरीज को तुरंत अलग नहीं किया जाता है। बिना पीपी और संक्रमण नियंत्रण का अस्पताल ही संक्रमण का केंद्र बन सकता है। कांगो जो है डीआरसी के पूर्वी हिस्से में सशस्त्र जो है संघर्ष विस्थापन शिविर कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली के संपर्क ट्रेसिंग अत्यंत कठिन बनाती है। सीमा पार जोखिम की, तो डीआरसी युगांडा सीमा पर लोग निरंतरता आवाजाही से क्षेत्रीय प्रसार का खतरा जो हमेशा बना रहता है, इसलिए सीमा स्वास्थ्य तत्परता जो है आवश्यक है। तो ये सब हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ WHO रिसेंट डिसीजन की बात करते हैं, तो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करना है। यानी पहले जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को इमरजेंसी EUL में प्राथमिक आणविक परीक्षण में शामिल करने से लाभ क्या होगा। तो ये जो है एक ऐतिहासिक निर्णय है, और इससे जो है रैपिड डायग्नोसिस, अर्ली आइसोलेशन, हेल्थ वर्कर प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग ये सब संभव हो सकेगा, ठीक है। इनका रास्ता जो है साफ होगा। शुरुआती अलगाव की बात अगर करते हैं तो लक्षणों के भ्रम को दूर कर एक परीक्षण संक्रमित मरीजों के पहले चरण में ही आइसोलेट करने में मदद करती है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण का खतरा जो है कम होगा। तो साथ ही वैश्विक स्तर पर अगर गरीब मान्यता मिलने से गरीब देशों के नैदानिक किटों खरीद आपूर्ति, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इनको मदद मिल सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रैपिड डायग्नोसिस हो गया, अर्ली आइसोलेशन, हेल्थ वर्कर प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग, ये सब जो संभव होगा। साथ ही गरीब देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता से डायग्नोस्टिक किट्स जो है उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
यानी आप बोल सकते हैं कि यह निर्णय जो है केवल चिकित्सा नहीं बल्कि ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो भविष्य की महामारी को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका तैयारी, विज्ञान और वैश्विक सहयोग है। तो बुंडीबुग्यो जो वायरस डिजीज है हमें याद दिलाती है कि जूनोटिक डिजीज 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। WHO का यह निर्णय दुनिया का अधिक तेज, वैज्ञानिक, समन्वित प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा और भारत सहित सभी देशों को लेबोरेटरी कैपेसिटी, डिजीज सर्विलांस, बॉर्डर हेल्थ सिस्टम और वन हेल्थ अप्रोच इन सबको मजबूत करेगा। और क्योंकि महामारियां केवल चिकित्सा की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को भी चुनौती है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपका निष्कर्ष हो गया। क्वेश्चन हमारा यही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उभरते पशुजन्य जूनोटिक डिजीज वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे जैव सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। हाल में बुंडीबुग्यो वायरस रोग नैदानिक परीक्षण को मिली WHO की आपातकालीन मंजूरी के आलोक में इस बीमारी के वर्ग को बीमारियों के प्रसार के कारणों और इसके नियंत्रण में आने वाली चुनौती का परीक्षण कीजिए। तो ये है और इसको आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं जूनोटिक डिजीज की अवधारणा, बुंडीबुग्यो वायरस की विशेषता, WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जो EUL है, और मोलिकुलर डायग्नोस्टिक का महत्व, वन हेल्थ अप्रोच और भारत के लिए जो रणनीति वगैरह है इस पे। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि किसी भी महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार डर नहीं बल्कि विज्ञान, समय पर पहचान और वैश्विक सहयोग होता है। तो बुंडीबुग्यो वायरस डिजीज पर WHO का यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर करें और साइंस ओरिएंटेड UPSC करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिए, विज्ञान केवल खोज नहीं करता, वह मानवता की रक्षा भी करता है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।